मैंने कुछ नहीं किया। गुड मॉर्निंग। क्या था होमवर्क? कोई होमवर्क था? क्या था? मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या था होमवर्क?
दो क्वेश्चन थे। अच्छा, ये तो उसमें होगा एंगल बिटवीन टू, नहीं लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वाले में बना ही नहीं। कैसे बनाया बेटा जो बना नहीं? एक नहीं बना, एक बन गया। तो चलिए पहले तो ये वाला देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू सी बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई सी प्लस ई की पावर एक्स बाई सी, यही है ना? उसने क्या पूछा आपसे? लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके बराबर है? के वाई वन स्क्वायर बाई सी के, यही ना क्वेश्चन हमारा? पता नहीं, आंसर नहीं पता, कैलकुलेट कर। के वन आ रहा है सबका? जिनका नहीं है वो पूछे। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला बताओ। हाँ बोलो, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ है तो y आएगा, नॉर्मल है अंडर रूट ऑफ, यानी अपने को m चाहिए और y1 ऑलरेडी दिया हुआ उसने, ठीक है? तो उसका डेरिवेटिव कर दिया, तो y का डैश इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई सी माइनस वन बाई सी प्लस ई की पावर एक्स बाई सी वन बाई सी, सही है? सी और सी कट गया, यहां से y डैश इज इक्वल टू निकल के आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ e की पावर x बाई सी माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई सी, यही है। पंखा क्यों नहीं चला रखा, इतनी गर्मी है? अब सुनो ध्यान से, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। y डैश का है यानी कि बेसिकली m है, m का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/4 और इसका होल स्क्वायर, e की पावर x बाई सी माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई सी का होल स्क्वायर। इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 1/4 इंटू ई की पावर एक्स बाई सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इसके बराबर होगी, ये वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू, इसको उठा करके यहाँ रख दो, तो अपने पास आ जाएगा 4m स्क्वायर। 4m स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, 2 नहीं आएगा, 2y बाई सी, मतलब 4y1 स्क्वायर बाई सी, क्योंकि x1 पे चेक करें, ध्यान रखना सब, ठीक है? और माइनस का 4, तो 4 और 4 कट गया, यहां से 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, कितना आ गया? y1 स्क्वायर बाई सी। 1 प्लस एम वन स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू आ गया y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, कितना आएगा? y1 का स्क्वायर बाई सी आएगा ना, सी स्क्वायर आएगा भाई साहब, सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, तो बन जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा? y1 का स्क्वायर बाई सी, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इसके बराबर आ गया, उससे कंपेयर कर दो, k इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है? नोटेड डाउन, होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से होना चाहिए था। अगला कौन सा था? अरे निकल आया होगा, तो मेरे पास आंसर भी नहीं होगा, 101 अप्रोक्सीमेशन। अगला सी आंसर आ रहा होगा उसका, अगले वाले का आंसर सी आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था, बताना है, बताना है, डन, बताना है, ला बेटा सब बताना है। 2 + 2 कितना होता है बताना है। जैसे मेरी बेटी मुझे टेबल सुनाती है, डैडू पता है 10 2 कितना होता है? मैंने कहा, नहीं पता, 20। मैं पूछता बेटा 17 2 मुझे नहीं पता, फिर आप बराबर हो गया, एक मैंने बताया उसने बता दिया। एक्स एंड वाई आर द साइड ऑफ द स्क्वायर्स, दो स्क्वायर दे रखे, एक की साइड एक्स है और दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड वाई है, उसे बोला है इस तरीके से डिफाइंड है कि वाई इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, मतलब डी ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ A1, ये निकालना है अपने को। तो डी ऑफ A2 का मतलब हो गया डी ऑफ A2 अपॉन डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ A1 अपॉन डी एक्स, डी वाई, सॉरी दोनों y के रिस्पेक्ट में होंगे,
तो डी ऑफ ए टू का मतलब हो जाएगा 2y, और डी ऑफ ए वन का मतलब हो जाएगा 2x dx बाई dy। क्या मैं सही लिख रहा हूं? यानी बेसिकली आ जाएगा y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, y की जगह पुट कर दिया मैंने x माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया, कितना आ गया 1 माइनस 2x। तो अल्टीमेटली बन गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, और 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। टीप लो टीप लो टीप लो, जल्दी से टीपो। फिर क्या किया था? डिक्रीजिंग वाले केसेस वो आपको बनाने थे, आपने बना ही लिए होंगे, इंटेलिजेंट हैं आप। एक क्वेश्चन अपन ने किया होगा, एक क्वेश्चन अपन ने किया होगा, कौन सा क्वेश्चन किया था? ए की वैल्यू निकाली होगी अपन ने, कौन सा वाला? पढ़ो, पूछो, पढ़ के पूछो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी है। डी ऑफ ए टू विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ ए वन, डी ऑफ ए टू किसका, ए टू वाले एरिया जो निकलेगा उसकी साइड क्या होगी बच्चा? करेक्ट है, तो उसका एरिया निकलेगा वाई स्क्वायर के टर्म्स में, तो डी ऑफ वाई हो गया। पहले वाले का एरिया किसके रिस्पेक्ट में आएगा? क्या लिखेंगे उसको? डी ऑफ ए वन अपॉन डी ऑफ एक्स लिखना चाहिए था। अपन ने क्या किया है, इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में a2 की वैल्यू कितनी है बच्चा? y स्क्वायर है। a1 कितना है बच्चा? x स्क्वायर है। तो d ऑफ a2 विद रिस्पेक्ट टू dy करेगी तो 2y आएगा, और d ऑफ a1 विद रिस्पेक्ट टू dy करो dy के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? dx बाई dy, और dx बाई dy कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। भैया y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, dy बाई dx कितना होगा? 1 माइनस 2x। तो देख dy बाई dx ऊपर लिख दिया और dy की जगह वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो लास्ट हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ध्यान से एक एक करके पॉइंट्स लिखना है समझते हुए, ठीक है? तो नोट करके डालेंगे। अब तो फॉर्म की डेट निकल गई ना, कोई ऐसा जिसने फॉर्म ना भरा हो? बहुत तेजी से फिगर बढ़ गया, 9 लाख से ऊपर बच्चा हो गया, 9 लाख से ऊपर बच्चा हो गया इस बार, सरप्राइजिंग है ये, बड़ा फिगर है, कंपटीशन टफ हो गया अब तुम लोग का। 9 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं इस बार, और अगर 9 लाख अभी हो रहे हैं तो पक्का 10 लाख होंगे जनवरी अप्रैल वाले में, आराम से होंगे भाई। 12th वाले बढ़ेंगे देखना, बिल्कुल बढ़ेंगे। कुछ तो 12th वाले मक्कार होते हैं ना, वो तो अभी प्योर बोर्ड में लगे होंगे, और बोर्ड खत्म होने के बाद लोग शुरू होंगे। चलिए तो नोट करके पहला पहला एक सिंपल सिंपल से पॉइंट है टर्मिनोलॉजीज के साथ। पहला पॉइंट, फंक्शंस which increases or decreases in their domain are called monotonic function, are called monotonic function। ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं डोमेन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। फंक्शंस which strictly increasing or strictly decreasing in their domain are called strictly monotonic, are called
strictly monotonic functions are called strictly monotonic functions. वो फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करते हैं अपनी डोमेन में, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन. जैसे ई की पावर एक्स हो गया, एल एन एक्स हो गया, ठीक है, ई की पावर एक्स हो गया, एल एन एक्स हो गया, वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है. Functions which increases as well as decreases. Function which increases as well as decreases in their domain. In their domain are called non-monotonic functions. Are called non-monotonic functions. For example, कौन कौन से? sin x, cos x, एक्स स्क्वायर, ठीक है. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन. वो फंक्शन जो इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं आर नोन एज नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस. अगला पॉइंट मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं, वैसे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, दीन धर्म नहीं होता है, करेक्ट है. चौथे पॉइंट में लिख लें, few functions are piecewise increases or decreases. Few functions are piecewise increases or decreases in their domain are called piecewise monotonic functions. Few functions piecewise increases or piecewise decreases in their domain are called piecewise monotonic function. डिफिनेशन वाइज ये टर्मिनोलॉजी है, लिखा हुआ है इसलिए बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल कौन सा फंक्शन होगा? 10x फ्रैक्शन x, करेक्ट है. ये क्या है? पीस वाइज इंक्रीज कर रहे हैं. किसी पॉइंट पे अगर हमें मोनोटोनिसिटी की बात करनी है तो नेक्स्ट है मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. किसी पॉइंट पे अगर हमें मोनोटोनिसिटी की बात करनी है, ठीक है, जैसे मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया और एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है. तो ए पे फंक्शन के नेचर के बारे में बात करनी है अपने को. तो ये जो पहला केस है इसमें हम बोलेंगे कि जो फंक्शन की ए माइनस पे वैल्यू है, जो फंक्शन की ए पे वैल्यू है और जो फंक्शन की ए प्लस पे वैल्यू है, अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो हम बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और अगर हमारी इसको ज्यादा डिटेल में, क्योंकि पॉइंट की बात करेगा तो हमको सिर्फ इस डिफिनेशन पे काम करना है, कभी डेरिवेटिव से नहीं करना है, ध्यान रखना. अगर हम बोल रहे हैं एफ ऑफ ए माइनस लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस वन, यहां से हम क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में क्या करेंगे? डिक्रीजिंग में क्या करेंगे? उल्टा. डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स. नोट इट डाउन. इस पे क्वेश्चन ले रहे 5वें पॉइंट पे पहले.
लिखो ये अच्छा ये समझ में आ गया क्या हुआ? कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक कहलाएगा? कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक कहलाएगा? जो आपके डोमेन में इंक्रीज करे या थ्रू आउट डिक्रीज करे। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। नॉन मोनोटोनिक, जो इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो। पीस वाइज मोनोटोनिक, टुकड़ों में इंक्रीज कर रहा हो। ठीक है, किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करो तो उसके आगे वाले से छोटी, उसके पीछे वाले से बड़ी। और अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहा तो उसके आगे वाले के बराबर या छोटी और पीछे वाले से बड़े या बड़ी या बराबर। जैसे ये क्वेश्चन उसे बोला इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन माइनस मॉड एक्स फॉर एक्स लेस देन वन, करेक्ट है, और एल एन एक्स फॉर एक्स greater than equals to 1. If fx is increasing at x is equals to 1, if fx is increasing at x is equals to 1, find a. कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन के इंक्रीजिंग की कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल की बात कर रहा है वो आपसे। तो फटाफट इसकी अंग्रेजी बताइए, इस अंग्रेजी की गणित लिखवाइए। फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज। कहां पे? 1 पे। अगर कोई फंक्शन 1 पे इंक्रीज कर रहा है तो व्हाट दिस इंडिकेट कि जो 1 पे वैल्यू है उसकी वो क्या हो, वो आगे वाले से छोटी या बराबर हो और पीछे वाले से बड़ी या बराबर हो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां से बेसिकली दो इनइक्वालिटी बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो दोनों केसेस को कंसीडर करते हैं। तो पहला केस आया एफ ऑफ 1 माइनस लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 माइनस पे ग्राफ कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाले की वैल्यू बोलना शुरू करो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस, ऐसे लिख देता हूं। एफ ऑफ 1 कौन सा देगा? नीचे वाला। एल एन 1 की वैल्यू 0। एल एन 1 लिख दू कि समझ में आ रहा है? एल एन 1 यहां से क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आ गया ए बिलोंग्स टू -2 से 1। ठीक, दूसरे केस पे गए। दूसरा केस कह रहा है एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 प्लस। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? एल एन 1। एफ ऑफ 1 कितना आएगा? एल एन ऑफ 1 प्लस। तो अल्टीमेटली ये 0 लेस देन इक्वल टू, मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। यानी अल्टीमेटली आंसर कितना आया? -2 से 1 के बीच में। क्लोज ब्रैकेट भी आएगा। अरे क्लोज ब्रैकेट आएगा भाई साहब, इक्वलिटी लगी, इक्वलिटी। मैंने कर दिया कि आ गया समझ में? किसी पॉइंट पे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं बम्पर, कि हमको ये वाली इनइक्वालिटी स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए इसको ध्यान रखना, बॉक्स में डाल के रखना, हाइलाइटर लगा देना, कॉपी को जला, कॉपी को लाए वो कर देना सजा देना, जला देना। बेटा होल स्कूल में ऑलवेज ट्रू, तो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन। कितना घटी, मतलब पेपर देना है शायद 10 दिन बाद। 10 दिन बाद पेपर होगा। यार चल तो रहा, तुम लोग बहुत परेशान करो, छुट्टी करानी ना पड़ जाए, मुझे ये लग रहा। सारा बच्चा दिन भर फोन कर करके सर छुट्टी कर दो, सर कैसे पढ़ेंगे, सर ये, सर वो, सर उसकी वो भाग, मतलब वो उसका उसकी रिवीजन नहीं हो पा रहा है, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फलाना डिमाका रायता सब फैलाए पड़े हैं। मतलब एक्सक्यूज, रोने में इतनी इतनी माहिरता हासिल है रोने में, पढ़ने में नहीं है। जितना मुझे फोन कर करके 10-10 मिनट मेरा खून पी रहा है, उतनी देर में तुम एक क्वेश्चन कर लोगे कम से कम। दो क्वेश्चन के इतने मैसेज और फोन आ रहे हैं, सर कैसे पढ़ें, और सर प्लीज छुट्टी करा दो, सर क्या करें, सर क्लास आए ना आए हैं मतलब पता नहीं क्या। अब क्या मैं बोलूं, बच्चे तो बहुत पूछते हैं। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आई नो यू पीपल आर इन द ट्रबल, यू आर थिंकिंग कि आपका जो पेपर आने वाला उसके चक्कर में आप टेंशन में चल रहे हो, बट टेंशन में चलने का मतलब थोड़ी सामने लोग टेंशन दे दो
अब जैसे भी एक परसों नरसों एक का फोन आया, मतलब था, देखो चालू है कोई, तो उसने मेरे से बोला कि सर आप मेरा फोन ही उठा रहे हो, मतलब मेरी बिल्डिंग में रहता है और अननोन नंबर था उसका। बोला सर आप इतने दिन से मेरा फोन उठा रहे हो, मैं लगातार आपको 5 दिन से फोन कर रहा हूँ, अब बताओ तुम लोग के चक्कर में उनका फोन नहीं उठता मुझसे। मैंने कहा सर वो एक्चुअली में इतने सारे फोन आ रहे थे कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ। फिर उन्होंने मैसेज किया बकायदा, फिर मैंने जब मैसेज देखा, फिर उनको ये देखो। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, तो ये बात हो गई, हमने ना पॉइंट की कंटिन्यूटी की बात कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट जहां पे हमसे कुछ ना हो, है ना? हाँ, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो। लिखो, अब एक्चुअल डिफिनेशन आएगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर जो भी आ जाएगा डाल देना, छठा आएगा शायद। Points where f dash x is equals to 0 are called stationary point, and seventh point है points where f dash x is equals to 0 or f dash x does not exist are called critical point. Now the definition of the critical point is this one. The points where f dash x equals to 0 or f dash x does not exist are called critical point. अभी तक हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे दर्द भरे पॉइंट, जैसे मैं पूछूं मॉड एक्स से क्रिटिकल पॉइंट, बोलोगे 0। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट 1, क्योंकि वहां पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। 0 पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, ऐसे सोचो अब, ठीक है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट 1, क्यों? फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, डोमेन में नहीं आएगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग बोलते सही थे, लेकिन अभी तक हम इसको बोलते थे खाली, अब हम उसका रीजन समझेंगे क्यों बोलते थे। तो किसी पॉइंट पे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या तो एग्जिस्ट ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। आइए क्रिटिकल पॉइंट पे क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बातें नहीं, साइन क्यूब एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स हैज एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल π/6 से π/3। Find if the function fx is equals to sin cube x minus a sin square x has exactly one critical point in the interval π/6 से π/3। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना और याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट तब तब आएगा जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या डेरिवेटिव 0 हो। पहले हमें ये चेक करना है कहीं ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो बताओ ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फंक्शन डेरिवेबल ना हो। डन। यानी कि अब हमें बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट की। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव को 0। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। एफ डैश एक्स को निकालो। एफ डैश एक्स आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस माइनस 2a साइन कॉस। मैंने सही लिखा शायद। दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां से कुछ बाहर निकलेगा, यहां से निकलेगा साइन कॉस और 3 अंदर आएगा साइन माइनस का 2, इनमें 3 भी ना लो, 2 निकाल दो। तो 3 साइन बाई 2 इज इक्वल माइनस का ये आ जाएगा। चेक करो सही लिखा था, ठीक है। यहां से अपने पास क्या क्या सोल्यूशन आ गया बच्चा? यहां से अपने पास सोल्यूशन आ गए, या तो साइन एक्स 0 हो या फिर कॉस एक्स 0 हो, फिर 3 साइन एक्स बाई 2 माइनस a 0 हो। किस इंटरवल में देखना था क्रिटिकल पॉइंट? बोलो बोलो। क्या π/6 से π/3 में कभी ये 0 होगा? तो ये सोल्यूशन नहीं देगा। कभी ये 0 होगा तो ये सोल्यूशन नहीं देगा, और सोल्यूशन आना मस्ट है, यानी इसका सोल्यूशन आना मस्ट है।
यानी कि अगर हमने बोला है कि x कहां तक लाई कर रहा है, π/6 से π/3, x कहां तक लाई कर रहा है, π/6 से π/3, तो बच्चा पार्टी sin x कहां तक लाई करेगा, 1/2 से √3/2, सही है। और sin x है किसके बराबर, 2a/3, तो 2a/3 किसके बीच में होगा, 1/2 से √3/2, तो a किसके बीच में आएगा, 3/4 से लेकर के 3√3/4 के बीच में। तो a की वैल्यू अगर इसके बीच में आएगी तो इस इक्वेशन का सलूशन जरूर आएगा, और कितना आएगा, 1। सोचो क्यों, x कहां तक था, π/6 से π/3 में sin x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, π/6 से π/3 में इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है तो a की इस वैल्यू ने हमेशा एक ही सोल्यूशन दिया होगा। अरे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, तो अगर एक ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा π/6 से π/3 के बीच में, तो एक की जो भी वैल्यू रखोगे तो काटेगा तो एक ही जगह ना, तो नंबर सोल्यूशन एक आएंगे कि एक से ज्यादा, एक। और हमें कितने चाहिए, हमें कितना चाहिए, एग्जैक्टली 1। नोट करो ध्यान से, रिपीट करवाना हो तुरंत रिपीट करो, एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट का होमवर्क में ले जाओ। आया, इससे ये कैसे आया, अच्छा छोड़ो, sin x लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू k लिखा हुआ है, k की वैल्यू अगर 0 से हाफ है और x की वैल्यू 0 से π/6 है, sin x इज इक्वल्स टू k के कितने सोल्यूशन आएंगे, एक। बस वही चल रहा है, वही तो मैंने a की वैल्यू निकाली है, हर a की वैल्यू पे एक ही सोल्यूशन देगा वो, कैसे आएंगे दो, हाँ वैसे बात वो एक्सक्लूड करते हैं भाई, ये जो वैल्यू आएगी ऐसे सोचो ना, चलो छोड़ो तुम लोग तो ये समझो, sin x 3/2 का ग्राफ बना लोगे, इक्वल्स टू a है ना, तो sin x 3/2 का ग्राफ बनाओ, तो 3/2 sin x की वैल्यू आएगी, 3/2 sin x की वैल्यू कहां से कब तक आएगी, अपन ये गलत लिखा है, नहीं नहीं सही तो लिखा है ना, sin x 3/2 चाहिए ना, तो sin x 3/2 तो यही हो गया ना 2a/3, तो 3/2 sin x की वैल्यू का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो π/6 से π/3, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही तो बनेगा बच्चा, करेक्ट है। और ये जो a है, a वाली लाइन ड्रॉ कर दो, a कहां तक की वैल्यू ले रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की, ये कौन सी रेंज है, 3/4 से 3√3/4, हर बार कितने जगह काटेगा, एक जगह, तो सोल्यूशन कितने देगा, एक। आया, नहीं आया अभी भी, अब ये तो आसान था, इसके बाद वाला तो बहुत टफ है, वो तो मैं तुम्हें होमवर्क में देने जा रहा हूं, अब तो मैं डर गया, दूं कि ना दूं, दे दो सर, करना तो आप ही को अगली क्लास में, है ना, हम तो यहीं लिख के जाएंगे यहीं आएंगे, हम तो जाएंगे और आएंगे, फिर आपसे पूछेगा, आप पूछोगे वो, हम बोल देंगे नहीं, फिर आप सॉल्व कर दोगे, हम फिर टीप लेंगे। नोट तो कर ही ले, क्या पता हो ही जाए, है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, फाइंड ए, पर थोड़ा सा अच्छा है, फाइंड ए इफ, कुत्ता का बच्चा आ गया, पंखे की आवाज आ रही है मैं तो जो पिल्लर हो रहा है कोई, a cos 2x क्यों नहीं आ पाएगा, कुत्ता ही तो है, कुत्ता ऊपर क्यों नहीं आ पाएगा, बच्चा होगा तो भी आ जाएगा, कुत्ता पाला है कभी, हैं, मैंने भी पाला है, मैं टूया वर्ग का कुत्ता था डॉबरमैन, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था, तो वो आराम से सीढ़ियां चढ़ के मेरे पीछे पीछे आता था तो ठीक है, रुक रुक के आ गया होगा, जो थोड़ी वो एक साथ दौड़ता दौड़ता आएगा फोर्थ फ्लोर पे, पूछ रही है, अरे होता था आधे घंटे पहले वो सेकंड फ्लोर पे रहा हो, उसके आधे घंटे पहले वो फर्स्ट फ्लोर पे रहा हो, आ कहने से नहीं सकता है, हाँ ये देखो ये बोला लिफ्ट में बैठ के भी आ सकता है
हैज एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल 0 to पाई। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट शानदार क्वेश्चन है, पक्का जो भी निकालेगा वो भी गलत ही निकालेगा। अब ये बोलोगे सर आपको कॉन्फिडेंस कैसे है? एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक साथ सारे नहीं कराऊंगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, उसकी कैलकुलेशन। स्टेशनरी पॉइंट वाली बात बकवास है, कहीं कोई पूछता नहीं, पूछेगा तुमसे क्रिटिकल पॉइंट ही पूछेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज अ क्रिटिकल पॉइंट। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा ये। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आदरणीय पूजनीय प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ की। आज हम बात करेंगे किसी ग्राफ को अगर हमें प्लॉट करना है तो हमें कौन कौन से रायते का इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, तो उस प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम कैसे कैसे किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने की सिचुएशन में हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे तो बात की बात है, हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमको क्या क्या चेक करना होता है, उसको ऑर्डर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डोमेन ऑफ द कर्व की। कर्व बोला है मैंने, फंक्शन नहीं बोला है, क्योंकि कर्व की डोमेन होती है, पता है, पता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर्व है कि फंक्शन है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब फंक्शन है। ये कर्व है कि फंक्शन है? 10 दिन बाद पेपर देना है, ये हालात है। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कर्व है, हाथ उठाओ। तो कितने लोग कह रहे हैं फंक्शन है, वो भी हाथ उठा दें। बाकी तो कुछ भी मान लो, हमें क्या। अरे बावड़ो, वाई स्क्वायर है, कर्व फंक्शन कैसे होता है गंवार? अरे तो वो वैल्यू थोड़ी आएगी, ये जो लिखा है हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 1 दी तो y की एक वैल्यू आएगी कि दो? दो। और y की 2 वैल्यू अगर किसी एक x पे आएगी तो कर्व होगा कि फंक्शन होगा? कर्व। ये क्या है, कर्व है। अब मैं बोलूं इसकी डोमेन बताओ, x पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में 0 भी आएगा, 0 से बड़ा सारा नंबर, तो वो कर्व की डोमेन हुई ना, तो वही लिखा मैंने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कर्व प्लॉट करना हो तो क्या चेक करेंगे, डोमेन, चाहे वो कर्व हो चाहे वो फंक्शन हो, कुछ भी हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसके ऑर्डर में। तो सेकंड पॉइंट होता है हमें फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या क्या चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, उसका इंटरवल बताओ, हमारा फंक्शन कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, उसका इंटरवल बताओ। तो अभी हम लोगों ने इसी आर्टिकल को पढ़ा है, यही तो पढ़ा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के, तो उससे हमने इंटरवल को आइडेंटिफाई कर लिया। ये जो तीसरा पॉइंट है बेटा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ग्राफ में ऑप्शनल होता है। और अभी हम लोग पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसको वर्कआउट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी। इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी, उसको मैं यही पढ़ाने भी जा रहा हूं, तुमको याद से नोट करना, तमीज से लिखना। तो इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी की जब हमसे बात करता है तो क्या होता है वो समझना, कि अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो कैसा होगा, तो वो कॉन्केव अप होगा। इक्वलिटी कहां होल्ड करेगी, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। इक्वलिटी कहां होल्ड करेगी, डिस्क्रीट पॉइंट। इक्वलिटी होल्ड्स एट पॉइंट्स, लिख देता हूं समझ लेना, डिस्क्रीट पॉइंट्स की बात करिए सर ने। एंड एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलेंगे मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्केव डाउन। कॉन्केव अप का मतलब क्या होता है, फोटो ऐसी बनती है, और कॉन्केव डाउन का मतलब क्या होता है, फोटो ऐसी बनती है। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड एट द डिस्क्रीट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अब आप सोचोगे सर आप इक्वलिटी क्यों लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका सबसे सिंपल सुंदर एग्जांपल है y इक्वल्स टू x की पावर 4। कैन यू ड्रॉ द फोटो ऑफ दिस वन एवरीबॉडी? तो देखिए कॉन्केव अप की फोटो लेगा, कॉन्केव अप समझ रहे हो, कॉन्केव डाउन समझ रहे हो, करेक्ट है। तो ये कॉन्केव अप की फोटो है, जरा इसका डेरिवेटिव बताइए, 4x की पावर 3, करेक्ट है। इसका साइन चेंज लिखवाइए, 0 के आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे नेगेटिव। तो y डैश अगर नेगेटिव है तो मेरा फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। y डैश अगर पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। अब देखना, 0 के पीछे ये वाला ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और 0 के आगे ये वाला ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अभी मैं बहुत सिंपल ग्राफ से आपको सिर्फ एनालाइज करवा रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक,
जरा इसका बच्चा डबल डेरिवेटिव करिए, जल्दी बोलिए जल्दी। y डबल डैश इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। बताओ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा? अरे होगा ना। इक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? कहां? सिर्फ एक पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट होगा? x इज इक्वल टू 0। तो देख डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं आया। इक्वलिटी होल्ड कर रही है कहां पे? पॉइंट्स पे, इंटरवल पे नहीं। और जैसे ही आ गया y डबल डैश पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे? मेरा फंक्शन कैसा होगा? कॉनकेव अप। y कैसा होगा? कॉनकेव अप। देख कॉनकेव अप की फोटो है। नहीं आया? पक्का? समझ में आ गया? श्योर? ठीक। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। पूरा लिखना थर्ड पॉइंट के इसके नीचे। और चौथा पॉइंट हमारे पास होता है बेटा फोर्थ, एंड द फोर्थ पॉइंट इज चेक फंक्शनल वैल्यूज, check functional values at end points of domain as well as at critical points। ठीक, नोट डाउन एवरीथिंग। फिर मैं एक क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, तमीज से देखना फिर नोट करना बच्चों। ऑर्डर ध्यान रखना, चार चीजें चेक करनी होती है। पहले डोमेन, दूसरा इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। पहला डोमेन चेक करना है, दूसरा इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी चेक करना है, तीसरा इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी चेक करना है। वो ऑप्शनल होगा, कैसे ऑप्शनल होगा मैं भी सिखाऊंगा आपको। और चौथा होता है चेक द फंक्शनल वैल्यूज, चेक द फंक्शनल वैल्यूज एट द एंड पॉइंट एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको समझने के बाद हम काफी ग्राफ्स को वर्कआउट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा जितने बेसिक ग्राफ्स हैं और अप्लाइड ग्राफ्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर ग्राफ को वहां पे प्लॉट कर पाओ इस अप्रोच से। नोट हो गया सबका क्या? check functional values at the endpoints of domain, check functional values at the endpoints of domain as well as at critical points। चलिए, तो उसने बोला है ड्रॉ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमसे बोला गया है फाइंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को हमको इंटरप्रेट करना है। दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, तेजी से देखना, तमीज से फटाफट। तो पहले क्वेश्चन में सब कुछ करूंगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको स्किप करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे इसकी डोमेन चाहिए, वो आप बताओगे। अब तो सब आपको बताना है। ऑल रियल, करेक्ट है। तो अगर ऑल रियल है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो हर एक्स पे बनेगा। डन, आगे बढ़ा। अब हमने इसका चेक किया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। उसके लिए क्या करेंगे? डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बोलो 2x ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। देखिए ई की पावर एक्स और एक्स बाहर आ गया, तो एक्स ई की पावर एक्स बाहर आ गया, अंदर आ गया एक्स प्लस 2। इसका साइन चेंज लिख दो। क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट -2 और 0, तो प्लस माइनस प्लस। यहां पे ग्राफ हमारा क्या करेगा? इंक्रीज, यहां पे डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज। आया? ठीक। तो यानी -2 तक हमारे ग्राफ को क्या करना है? इंक्रीज, 0 तक डिक्रीज, 0 के आगे इंक्रीज। कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? इसका डबल डेरिवेटिव। तो एफ का डबल डैश किया, तो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2।
प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल। ई की पावर एक्स बाहर आएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 4x, क्यों 2x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x आया प्लस 2, ये आ गया समझे, करेक्ट है। इसके फैक्टर कर दो तो ई की पावर एक्स आ गया, अंदर वाले के फैक्टर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है ना, प्लस 4 माइनस 2 प्लस √2, तो 2 माइनस √2 एक्स माइनस 2 माइनस √2 एक पेयर गिरेगा और एक्स माइनस 2 प्लस √2 दूसरा पेयर गिरेगा। इसे फैक्टर बोले मैंने धराचार्य से परफेक्ट स्क्वायर बना के मैंने निकाला है। और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया ना, प्लस माइनस √2 आ गया, माइनस 2 उधर चला गया, तो माइनस 2 प्लस √2। ठीक, इसको भी 18 में इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। आइए एफ डबल डैश का साइन चेंज लिखवाइए। ये साइन चेंज समझ में आने लगा, बहुत पहले भी कर रहा था, इसको ध्यान होगा। ठीक है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, 2, एक आया -2 प्लस √2। अच्छा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, और ये -2 माइनस √2। साइन चेंज लिखोगे प्लस माइनस प्लस, एनी डाउट, पक्का। चलो कॉन्केविटी का साइन बनाओ, तो एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप, फिर डाउन, फिर अप। उड़ गया कि आ गया, चलो आगे बढ़ते। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या थी, फंक्शन की वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट। देखो एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन का मतलब है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, फील करो। तो क्या ये दोनों बेसिकली लिमिटिंग वैल्यूज होंगी, तो बेसिकली ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बताओ, बताओ आ क्या, 0। मैं कर रहा हूं, मुझे पता था नहीं बता पाओगे डायरेक्टली। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू ई की पावर एक्स है ना, तो इसको लिख दो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ई की पावर टी। आया, लॉपिटल लगाओ तो चाहो तो, और वैसे भी सोचो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे बड़ा इन्फिनिटी, सिखाया था ये, छोटा इन्फिनिटिव अपॉन बड़ा, एक्सपोनेंशियल टी स्क्वायर से हमेशा ऊपर होगा। और आप लॉपिटल लगा दो, लॉपिटल लगाओ 2t अपॉन ई की पावर टी, 2 अपॉन ई की पावर टी, ई की पावर टी इन्फिनिटिव रख दो, 0 टेंड कर गया। ठीक, देखो तो इस चैप्टर में तुमसे अभी लिमिट भी लगवा दी, अभी कंटिन्यूटी भी लगवा दी, डिफरेंशियबिलिटी तो चली रही है, तीनों चैप्टर्स में इसको कर लिया। आ गया, अब इन्फिनिटिव पे बता दो जरा, अब इन्फिनिटिव आएगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटिव देगा और ये भी इन्फिनिटिव देगा, प्रोडक्ट इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करेगा। ये आ गया, चलो भाई अब कहां और निकालनी, क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट अपने पास एक्चुअली में 4 हैं, कौन कौन से, -2 0 -2 माइनस √2 और -2 प्लस √2। तो मैं 2 ही निकालूंगा, ये दोनों तो रायता फैलाएंगे, मैं तो ना निकालने वाला, ना तुम निकालना कभी पेपर में। एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकाल दो और एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल दो। एफ ऑफ 0 तो 0 आएगा और -2 कितना आएगा, 4/e स्क्वायर। ये आया समझ में कि नहीं आया। अब उन दोनों को मैंने क्यों नहीं निकाला उसका मैं आपको एप्लीकेशन समझा दूंगा यहीं पे, आ जाओ। अब प्रॉपर प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप कैसे स्किप करा जाएगा मैं इसमें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अपने पास क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2, करेक्ट है, और 0, जो वैल्यूज थी उनको मार्क करो। 0 नहीं है वो, 0 प्लस है, मतलब 0 के ऊपर, अरे टेंडिंग 0 मतलब क्या है, 0 प्लस है। अरे 0 पे वैल्यू 2 बार आएगी, ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी, करेक्ट है। फिर -2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, फिर 0 पे वैल्यू 0 है, और फिर इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटिव है। यानी मुझे यहां से चलना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां पहुंचना है। फ्री हैंड ड्राइंग कर दो। फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब होता है फंक्शन इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। तो ध्यान से सुनना, अगर तुम ग्राफ बनाओगे, इसको सीखना, ठीक है। ये हटा दू सब, पक्का, श्योर, उधर वाला कुछ नहीं हटा रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, उसको सीखना जरूर बेटा, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं रहता है कि हम थर्ड स्टेप करें। थर्ड स्टेप को हम स्किप करते हैं, कैसे करते हैं और सीखो। अगर मैं ग्राफ को यहां से चालू करना चाहता हूं और अगर ऐसे ले जाऊं, ऐसे इन्फिनिटी पे जाना ना, अगर हम ग्राफ को ऐसे ले जाएंगे, करेक्ट है, तो ऐसे ले जाने का मतलब ये आगे कहीं ना कहीं घूमेगा जरूर। अरे 0 पे आना है ना,
तो ये फोटो कहती है जीरो को काटेगा ये, और ये वाली फोटो कहती है जीरो को टेंड करेगा। फील करो। नहीं आया? तो यानी कि अगर मुझे जीरो से चलना हो तो टेंडिंग वाला शेप ही लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक, अब अगर मैं ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे यहां पहुंचना है मुझे, तो देख कहीं ना कहीं मैंने हाथ घुमाया है। अगर मैंने हाथ नहीं घुमाया तो देखना, अगर मैंने हाथ नहीं घुमाया होता तो ये फोटो कुछ ऐसी बनती। करेक्ट है? अगर मैंने हाथ नहीं घुमाया तो ये फोटो ऐसे भाग गई होती, और मान लो मैं नीचे आता तो देख नॉन डरेबल हो गई होती। अरे मान लो मैं यहीं तक जाऊं, ऐसे ही जाऊं, ऐसे यूं, तो फिर आना तो यहीं पे है ना मुझे वापस। तो अगर मैं घूमूंगा तो डेफिनेटली फंक्शन नॉन डेरिवेबल का शेप ले रहा होगा उस समय। यानी इतना तो श्योर हो गया कि मेरे को यहां पहुंचना था और डेरिवेबल रखना है फंक्शन को। तो देखना, मैं ऐसे जाऊंगा, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हाथ घूम गया मेरा। तो हाथ घूम गया मतलब इस जगह पे उसने क्या चेंज करी अपनी कॉन्केविटी। देख एक जगह पे कॉन्केविटी चेंज करी है, जिस जगह पे कॉन्केविटी चेंज करी है देख एक पॉइंट ऑलरेडी बैठा हुआ है -2 -√2। कुछ कुछ आया। तो ये वाला स्टेप कैसे स्किप करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आगे बढ़ो। अब इसके घर से इसके घर जाना है, तो इसके घर से इसके घर जाने के ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे थे। ठीक, मैं इसके घर से इसके घर जा सकता था। मैं इसके घर से इसके घर कैसे आ सकता था? एक ऐसे सीधे आ जाता यूं, अरे आ सकता था। अगर मैं यूं आया तो फिर मुझे ऊपर जाना है, तो फिर मैं अगर ऊपर घूमूंगा मेरा फंक्शन माइट भी पॉसिबल नॉन डेरिवेबल है। यानी कि मुझे इसके घर पे जाना है तो रास्ते में कहीं ना कहीं अपने हाथ को फिर से घुमाना पड़ेगा। जिस जगह घुमाऊंगा वो कौन सा पॉइंट होगा? -2 +√2। थोड़ा थोड़ा आया होगा। इसको बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग बोलते हैं इस स्टेप को स्किप करने का, थर्ड वाले स्टेप को। अब यहां से उसके घर पहुंचना है, कैसे पहुंच जाओ? इन्फिनिटिव पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही जाऊंगा। सोचो, एक होता है ग्राफ tan इनवर्स x का, बनाते हो तो देखो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे जाके ऐसे घूमता है, और एक ग्राफ होता है e की पावर x का, तो e की पावर x का सीधे भागता है, तो वो कॉनकेव अप है ये देखो ध्यान से, अप होकर के डाउन हुआ होगा। ये वाली ब्रांच अप हुई होगी और फिर आगे जाके कहीं डाउन होगी तभी ऐसे आई होगी। नहीं आया? यानी इस सिचुएशन में हमारा देख पूरे फंक्शन की कॉन्केविटी कैसे रहेगी? हमेशा ऊपर की तरफ। अब जरा फोटो के हिसाब से देखो, -इन्फिनिटी से -2 तक ग्राफ को क्या करना था? इंक्रीज। तो देख -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से -2 तक ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज। -2 से 0 डिक्रीज, 0 से इन्फिनिटी इंक्रीज, 0 से इन्फिनिटी इंक्रीज। आगे बढ़ो, -इन्फिनिटी से -2 -√2 तक कॉन्केव अप डाउन अप। देख ग्राफ कॉन्केव अप है, फिर डाउन, सिमेट्री है सिमेट्री, फिर अप। कुछ कुछ आया? फटाफट नोट करो, फटाफट ड्रॉ करो। ये है पूरा किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने की वन ऑफ द अप्रोच। हिंदी बेटा, tan इनवर्स x में जैसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी पे वैल्यू फाइनाइट लेगा। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाकर के ऐसे घूमेगा, क्वांटिटी चेंज करेगा। अगर मैं बोलूं कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी चाहिए तो ये ग्राफ यहां से चलेगा, ऐसे भागता चला जाएगा। तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, जैसे ln x e की पावर x, ln x का कौन सा नेचर है? कॉन्केव डाउन की अप? डाउन। e की पावर x का अप, देखा अप की तरफ जा रहा है वो।
बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है फ्री हैंड ड्राइंग में। कॉन्केविटी चेक नहीं करनी पड़ती, क्यों नहीं करनी पड़ती उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, दिखा दिया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एल एन मॉड एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एल एन मॉड एक्स से ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फाइंड a। व्हाट यू कैन डू फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? नोट कर रहे हैं क्या अभी? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जिन्होंने नोट कर लिया वो ट्राई करना शुरू करें। क्या करते हैं अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है? डेरिवेटिव अप्रोच लगा सकते हैं, उसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव होना मस्ट है। पहले चेक करेंगे डेरिवेबल है कि नहीं है। क्या ये डेरिवेबल है? है कोई टेंशन ही नहीं है, फंक्शन थ्रू आउट डेरिवेबल है। उसने बोला एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे? एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इक्वलिटी कब लगती है? इंस्टेंट्स पे। ठीक है, किसके लिए ट्रू है ये? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। डेरिवेटिव कर दो, कल करते वैल्यू कॉस एक्स माइनस 2a कॉस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 2a को कलेक्ट कर लो, इसको कलेक्ट कर लो, तो यहां से आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस 3x माइनस का प्लस कर दो 2a 1 माइनस कॉस 2x। बेटा कैलकुलेशन चेक करते रहना, गलत ना हो रही बस। अच्छा भाई साहब, ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉस 3x में फॉर्मूला लगा दो, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। गलत किया? क्यों? कॉस सी माइनस कॉस जगह सही तो है। अबे डी माइनस सी बोला ना मैंने, प्लस का 1 माइनस कॉस 2x, तो 4a साइन स्क्वायर x, कॉमन निकालो, तो 2 साइन x कॉमन आ गया, 2 साइन स्क्वायर x कॉमन आ गया, 4 साइन स्क्वायर x कॉमन आ गया। इसको खोल दिया है ना, तो क्या बचा? cos x प्लस a। कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट ट्रिकी होता है, इसमें आपको अपनी वो सारा ज्ञान लगाना पड़ता है जो अगर है आता है। साइन 2x को क्या खोला? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स क्या बना देगा? साइन स्क्वायर एक्स। टोटल कितना बनेगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स, बाहर निकला 4 साइन स्क्वायर, अंदर क्या बचा? कॉस एक्स प्लस ए। अरे आया, मैंने कर दिया, इसको भी खोल के दिखाऊं? श्योर, मैंने अंडरलाइन कर दिया, समझ लेना। अब देखो, ये तो पैदा ही पॉजिटिव हुआ था, इसका पॉजिटिव होना मस्ट हो गया, तो कॉस एक्स प्लस ए का पॉजिटिव होना मस्ट हो गया, तो ए का माइनस कॉस एक्स से बड़ा होना मस्ट हो गया हर एक्स के लिए। ए का माइनस कॉस एक्स से बड़ा होना मस्ट हो गया हर एक्स के लिए। अब कंडीशन बताओ। ए किससे बड़ा हो जाए? इसकी कौन सी वैल्यू से? मैक्सिमम वैल्यू से। ए अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा तो हमेशा बड़ा होगा। माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1। फिर बताऊं? पक्का?
सॉरी, हाँ तब भी यही करते, तब भी आंसर यही आता, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो इक्वालिटी है वो स्ट्रिक्टली के केस में डिस्क्रीट पॉइंट्स पे और इंक्रीजिंग के केस में इंटरवल पे होल्ड कर रही है। कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं। इसके कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वाला, चिंटू बबलू से बड़ा वाली कहानी नहीं बताइए क्या? चलो देखो, चिंटू को बबलू से बड़ा होना था हर एक्स के लिए, तो चिंटू को बबलू से बड़ा होना है हर एक्स के लिए, तो चिंटू की मिनिमम वैल्यू बबलू की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो ये हमेशा ट्रू होगा। चिंटू बबलू से बड़ा होना है हर एक्स के लिए, तो देख चिंटू की मिनिमम वैल्यू, ये चिंटू का ग्राफ है, और बबलू की मैक्सिमम वैल्यू, ये बबलू का ग्राफ है, तो हर एक्स पे होल्ड करना है, तो मिनिमम वैल्यू ने अगर मैक्सिमम को क्रॉस कर दिया तो वो हमेशा क्रॉस कर जाएगा। यानी कि ये तो कांस्टेंट था, इसकी कौन सी चाहिए मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनाएगी। ये है चिंटू बबलू की कहानी, मेरी जुबानी। दो शरारती बच्चे थे, चिंटू और बबलू। चिंटू हमेशा बबलू के आगे बैठता था, तो कब बैठेगा, कभी भी हमेशा बैठेगा, तो तभी बैठ सकता है जब चिंटू की सबसे छोटी आंटी बबलू की सबसे बड़ी आंटी से बड़ी हो जाए। चिंटू की मिनिमम वैल्यू बबलू की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो हमेशा बड़ी हो गई। लिख लो चिंटू बबलू की कहानी लिख लो बगल वाली, बस वही समझना है, बाकी तो ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही घटिया सिंपल आने वाला क्वेश्चन। हर लाइन की मीनिंग, ई क्या कह रहा है? वो तो मुझे पता है, वो लिखा हुआ पढ़ दिया तुमने, मैंने पूछा क्या कहना चाह रहा है वो। तो अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो f ऑफ अल्फा अगर f ऑफ बीटा से बड़ा था, तो दिस श्योरली इंप्लाइज कि अल्फा बीटा से बड़ा होगा। नहीं आया पक्का? तो बस वही लगाना है, ये है कंसेप्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो उसने बोला है f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ माइनस 3x। यहां से कंडीशन बोलेंगे चूंकि, कौन सी की, चूंकि f कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जो इनइक्वालिटी फंक्शन में थी वही इनइक्वालिटी उसके एंगल्स में होगी या इनपुट में होगी। जो इनइक्वालिटी फंक्शन में थी वही इनइक्वालिटी उसके इनपुट में होगी। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जो इनइक्वालिटी फंक्शन में थी एक्स स्क्वायर माइनस 4 किससे बड़ा आ गया, माइनस 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 किससे बड़ा गया, 0 से। लेकिन कहानी का ट्विस्ट बैठा हुआ है इसकी डोमेन, जो भी आंसर यहां आएगा वो आना किसमें चाहिए, तो इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। गिव मी द आंसर, 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। अच्छा मैंने इंक्रीजिंग लिख दिया तभी मेरा आंसर बदल गया, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। कोई बात नहीं। क्या आ रहा तुम्हारा, यहां से क्या है, यहां से x प्लस 4 आएगा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सही है ना। तो यहां से आ जाएगा x लेस देन माइनस 4 x ग्रेटर देन 1, और x 0 से अल्टीमेटली आंसर आ गया x ग्रेटर देन 1। आयो। अच्छा एक लविंग इंटीग्रल होता है, एक लविंग इंटीग्रल होता है, लविंग इंटीग्रल। बहुत सारे लविंग होते हैं, एक बड़ा सुंदर सा लविंग है। लविंग का मतलब वो जो याद हो हमें, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3।
लविंग है। ये कम से कम 5 बार आईआईटी में आ चुका है, इसलिए लविंग है। 5 बार से भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ मेंस एडवांस मिला करके। और इसी का हम लोग जब लिमिट लिखते हैं यहाँ पे 0 to 1, तो ये बन जाता है π/3√3। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं याद है बट इसको याद कर लेना, ये काम की चीज है थोड़े, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करोगे? अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर। अरे क्या करोगे? मान लो मैं बोलूँ उसको सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, तो कैसे करोगे? परफेक्ट स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा दोगे x² + a², 1/x² + a² का इंटीग्रेशन tan। अरे आता है ना। मान लो उसको सिंप्लीफाई करना है तो उसको ऐसे तो लिखोगे x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर। चेक करो सही लिखा है। अभी 1/x² + a² है, इसका इंटीग्रेशन लिख दो, कितना आएगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ दिस अपॉन दिस। देख सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा। वो रॉकेट साइंस की चीज नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं तुम्हें एक आईटी क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जैक्टली ईयर तो मुझे याद नहीं है। तो देखो, अगर ये याद था, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है तो तुम नहीं कर पाओगे, बट अगर याद है थोड़ा जल्दी कर लोगे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये सब लविंग फॉर्मेट। fx is equals to 2/√3 tan inverse of 2x + 1/√3 माइनस का ln ऑफ x² + x + 1 प्लस का b² माइनस 5b प्लस का 3 टाइम्स ऑफ x। उसने बोला दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फाइंड b। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने। अब देखिए, ये अगर आईआईटी का क्वेश्चन था जो मैंने ऊपर लिखा, अगर आपको बाय डिफॉल्ट याद था तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा चवन्नी टाइप का हो गया, अदरवाइज आप थोड़ा सा घबराओगे देख करके। क्यों? क्या आपको पता है फंक्शन क्या दिया है? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे? डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू। तो फंक्शन कैसा दिख रहा है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कंडीशन क्या लगाओगे? f' शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर ऑल x। अब इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो तुम रो रहोगे, सिर्फ साइज को देख करके, सूरत को देख करके। क्यों रो रहे होगे? क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव करना है, 1 में आएगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, रूट देख करके वैसे ही डर लग जाएगा, जबकि इसका डेरिवेटिव ये लिखा है। ऐसे ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आया हुआ है आईआईटी मेंस एडवांस, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, जितना मुझे याद है वो मैं बता रहा हूँ। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव पहला स्टेप तो डायरेक्ट आ गया, f' सीधे आ गया, क्या गया? 1/x² + x + 1। देख दूसरा स्टेप भी डायरेक्ट आ गया, 2x + 1/x² + x + 1। अरे ln ऑफ दिस का डेरिवेटिव। और तीसरा स्टेप में x गायब हो गया, प्लस का b² माइनस 5b प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब आपको समझ में आ गया मैंने ये क्यों बोला था लविंग? नहीं आया? ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन आपको याद कर लोगे, आपके लिए काम का है, बहुत सारे। मतलब ठीक है, जब आप पीवाईक्यूज करोगे तब आप एक्सपीरियंस इसको पीवाईक्यू से कर पाओगे, कंडीशन अप्लाई अगर करोगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको ये दिखेगा, इसलिए मैंने बोला इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना आया ये? -2x अपॉन x² + x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया? माइनस का b² माइनस 5b प्लस 3। चेक करना गलत ना हुआ। करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले जाओ, नेगेटिव को एडजस्ट कर दो। अच्छा नहीं, मैं तो इसमें कुछ और भी बताने वाला था, मैं तो भूल गया। ठीक है, तो b² माइनस 5b प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 2x अपॉन x² + x + 1। देखो चेक करो किसके लिए ट्रू है ये? किसके लिए ट्रू है ये? फॉर ऑल x। किसके लिए ट्रू है ये? फॉर ऑल x। कब होगा? जब इसकी, चिंटू बबलू की कहानी फिर से मेरी जुबानी, जब इसकी
वो तो कांस्टेंट है, उसकी तो बात ही हटा दो। अबे वो तो कांस्टेंट है, बी निकालना है, बी निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इससे छोटा हो हमेशा, तो इसकी किस वैल्यू से छोटा हो? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। तो हमें इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम। तो हमारा क्वेश्चन हो गया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालो बस। वो -2 आती है। कैसे आती है? क्योंकि आपको याद थी, बोलोगे ना, ये -2 आएगी। और इसके बाद बी को सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। मेरे पास आंसर है नहीं, मैं लिखने नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब कहानी बस इसकी जो ये है वो ये कि इसकी वैल्यू -2 आई कैसे। क्या करोगे बताओ, आपको बताना। 10 तारीख 10 दिन बाद पेपर है। अपने को मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो। बेटा एक सेकंड, एक एक करके। हमने आपसे पूछा है कि बच्चा हमें, मान लो इसको मैं t मान लेता हूं, तो t इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, और x इसकी डोमेन ऑल रियल है। क्या क्या करोगे? हाथ उठा के बताना, मुंह नहीं चलाना है, बताना है सिर्फ। तुम बताओ। है डेरिवेटिव करके, मैक्सिमम करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्वाड्रेटिव वाला कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेंट ना। हाँ, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो एक स्टेप उसने बोला डेरिवेटिव से, दूसरा इसने बोल दिया क्वाड्रेटिक से। ये दोनों आपको आते भी होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना आपको सिखाया गया है, मैंने भी सिखा रखा होगा, फंक्शन के टाइम पे भी सीखा होगा। मैं आपको एक नई अप्रोच दे रहा हूँ, AMGM, फास्टेस्ट एंड स्मूथ अप्रोच। ध्यान रखना, डोमेन ऑल रियल है तो x अगर 0 है तो t 0 होगा, x अगर 0 है तो t 0 होगा। x अगर पॉजिटिव है तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे पढ़ रहे हैं, और x अगर निगेटिव था तो भी हम ऐसे पढ़ सकते थे। मैं कर रहा हूं कि आ रहा है? अब आप सोचोगे मैं AMGM क्यों लगा रहा हूं, वो आपको दिख गया होगा। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक कैसी भी हो, ऊपर विदाउट कांस्टेंट लीनियर टर्म बैठा हो, तो हमेशा AMGM की अप्रोच लग जाएगी। जैसे मान लो अपने पास लिखा हो तो 3x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो ठीक है, x से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया? 5x प्लस 8y। तो देख, इसमें AMGM लग जाएगा। अरे रूट की ही तो क्वांटिटी आएगी जो भी आएगी। नहीं आया समझ में? याद रखना, छोटा सा अप्रोच है कि कभी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में विदाउट कांस्टेंट अगर है। आ जाओ इससे खेले, बताओ x कैसा है, तो ये किससे बड़ा होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पूरा 3, किससे छोटा? 2/3। ये क्वांटिटी x प्लस 1/x, x निगेटिव है, सोच के बोलना, घुसा मारूंगा यहीं से। -2 से बड़ा कि छोटा? छोटा। पूरी क्वांटिटी -1 से छोटी, रेशियो -2 से बड़ा। तो देख t की रेंज आ गई, कहां से कहां तक आ गई? -2 से 2/3, ले खत्म। नहीं मैं नहीं कर रहा, कोई बहुत अच्छा अप्रोच है, हो सकता है आपकी क्वाड्रेटिक की अप्रोच अच्छी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d<0 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, आपकी कॉल है, मैं बता रहा हूं। ये मैं सिर्फ आपको मेथड दे रहा हूं, क्योंकि अब हमें गणित में मेथड पे भी काम करना है, कहां पे हमें क्या स्ट्राइक कर जाए उस पर डिपेंड करता है। ठीक, इतनी रेंज आ गई टी की, -2 से -2/3, हमें क्या चाहिए था? मिनिमम। कितना आया? -2, योर आंसर। नोट इट डाउन। कब नहीं लगा सकते कि कब लगा सकते हैं? बेटा ये फॉर्मेट अगर आ जाए, ax अपॉन bx स्क्वायर प्लस का लैम्डा x प्लस का म्यू, x पता होना चाहिए, ध्यान रखना, डोमेन पता होनी चाहिए, तो हमेशा AMGM की अप्रोच लग जाएगी। आएगा ना, वो भी केस तो बनेंगे, क्वाड्रेटिक में मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिनिमम मैक्सिमम में थोड़ी लगेगा, टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर क्यों लगेगा? हाँ 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 हाँ, उस स्टेप में भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ, पूरी क्वालिटी की इनक्वालिटी बना दो, अरे बहुत गंदी बनेगी। आएगा बट बहुत गंदी निकलेगी, तो आंसर ये भी गंदा ही आएगा, ऐसा नहीं बहुत सुंदर आंसर है, बट थोड़ा जल्दी आ जाएगा। जो आप बोल रहे हो उससे भी गंदा ही आंसर, मतलब उससे मैनिपुलेशन बहुत तेज, वो टफ हो जाएगा।
टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड बी फॉर विच x इज इक्वल्स टू sin 2x माइनस 8 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 cos x माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 16b प्लस 6 is monotonically increasing for all x belongs to real and has no critical point. एक ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव बना के मैं दे रहा हूं, ऑप्शन के साथ दे रहा हूं. लेट एक फंक्शन डिफाइंड है r प्लस ए r प्लस is differentiable and 2 times of integral fx dx is equals to f square x plus का 2 times of fx for all x greater than 0. बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही प्यारा, मतलब वन ऑफ द वेरी गुड चैप्टर ऑफ द कैलकुलस. मोनोटोनिसिटी, f is strictly decreasing, b ऑप्शन है, f is decreasing, c ऑप्शन है, f is monotonic and d ऑप्शन है लिमिट x to infinitive fx by x is equals to 1. बेल कितने बजे बजती है? 1:55. 1:55. एक 55 1:55 है. तो दोनों क्वेश्चन बाद में लिखना, होमवर्क है. ये वाला नोट हो गया सबका? टी वाला नोट हो गया? टी वाला ठीक है. ये क्वेश्चन पहले करो. फाइन, ये अभी ये बहुत साल से हम लोग करा रहे हैं, 10 साल से तो 15 साल तो मुझे हो गया होगा कराते हुए क्वेश्चन को, और अभी 2 साल में देखना 21 या 22 में किसी साल चिपका है किसी पेपर में मेंस में सेम. फाइंड इंटरवल ऑफ, शायद किसी को याद आ जाए अगर उसने पेपर दिया हो लास्ट ईयर, कंडीशन अप्लाई, उसको कुछ याद हो. बस ये याद था कि हम पेपर देने गए थे. वेयर इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आया था. एफ इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एफ ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो घटिया, बट कंसेप्ट बहुत प्यारा है. छोटा सा कंसेप्ट लगेगा, इसको बाद में नोट करना दोनों होमवर्क वाले. कर लिया तुम्हारी श्रद्धा, मैं थोड़ी मना करूंगा. कर लिया तो ये थोड़ी कहूंगा काट दो दोबारा लिखना. 10 दिन बाद पेपर देना है तुम्हें. हाँ भाई, क्वेश्चन लिखने के बाद पेन ड्रॉप कर देना, क्योंकि रिपीट कर सकता है ये अभी भी, बिल्कुल ध्यान से रिपीट कर सकता है, बिल्कुल शानदार से रिपीट कर सकता है, खतरनाक से रिपीट कर सकता है. अभी जो कराया था उसी का एप्लीकेशन, अभी एक बहुत छोटा क्वेश्चन कराया, अभी एक बड़ा कराया, उससे थोड़ा सा बेटर करा रहा हूं. ध्यान देना, इस लाइन का मतलब बता दो बस. हाँ बोलो बोलो. एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. इसके 2 रिजल्ट्स होते हैं दिमाग में हमारे. एक तो हमें भी पता है कि फंक्शन हमारा कॉनकेव अप होगा, और एक फंक्शन, एक कंडीशन होती है कि हमारा फंक्शन का एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा. स्ट्रिक्टली क्यों लिखा है?
स्ट्रिक्टली क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे। सुनना ध्यान से, एक एफ था उससे एफ डैश आया, इसको समझना क्योंकि हम लोग अभी थोड़े दिनों बाद लाइन खींचो मेथड पढ़ेंगे। लाइन खींचो मेथड, लाइन खींचते जाओ आंसर लिखते जाओ, कुछ भी नहीं करना है, कोई डेरिवेटिव वेरिवेटिव कुछ नहीं लगाया जाता है, रोल थ्योरम में आएगा वो। तो अगर एक फंक्शन था उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज। आई रिपीट, कोई फंक्शन था उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज, उसका डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉनकेव अप, लेकिन डेरिवेटिव इंक्रीज। अरे स्टिकली स्टिकली छोड़ो, भी तो इंक्रीज की बात कर लेते। आया एफ ट्रिपल डैश अगर पॉजिटिव था तो एफ डैश कॉनकेव अप आया, और एफ डैश एफ डबल डैश इंक्रीज। करेक्ट, यानी कि जो लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है, जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो उससे जस्ट ऊपर वाला डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग, और उससे दो ऊपर वाला कॉनकेव अप होगा। डन। चलो भाई, तो ये दिख गया हमको ये, ठीक है। अब आ जाओ, क्या निकालना है हमें? जी की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी है। तो जी की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करने के लिए हमने जी का डेरिवेटिव कर दिया। जी का डेरिवेटिव क्या लिखा है पढ़ो, 2 एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स, गलत तो नहीं हुआ? नहीं है। माइनस एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, चेक करो सही है सारा, ठीक है। इस पूरे में से 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर। पेन मत चलाना, ध्यान से देख लेना, बाकी आपकी कॉल। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज बार बार बोल रहा हूं। अब ये हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। अब मान लो हमें चेक करना है, हमें निकालना है कि इंटरवल ऑफ जी कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है वो बताना है हमें, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, पहला पार्ट। जी कहां से कहां तक करना है हमें वो निकालना है, पहला पार्ट। तो अगर जी इंक्रीज कर रहा होगा तो जी डैश का क्या होना मस्ट हो गया? ग्रेटर देन जीरो। इक्वलिटी लगा लो, कोई ना लगाओ, कोई सीधे इंक्रीजिंग की बात करो, क्योंकि आंसर लिखने में हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज ओपन। तो अगर आप इक्वलिटी लगाओगे तो भी मैं आपसे आंसर पूछूंगा तो आंसर किस में लिख के दोगे मुझे? ओपन में। तो बेटर है स्टार्टिंग से ओपन ले लो, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब अगर बच्चा ये जी डैश है हमारा, एवरीबॉडी पेन नहीं चलाना, ध्यान से देखो, ये क्या कैसा चाहिए? ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए तो दो केस होंगे, क्योंकि ये बाहर वेरिएबल बैठा हुआ है। तो पहला केस क्या लिखूंगा? x ग्रेटर देन 0। दूसरा केस x लेस देन 0। उड़ गया कि आ गया? पक्का, श्योर। चलो भाई, x अगर ग्रेटर देन 0 हो चुका है तो ये पॉजिटिव था, तो इसका भी क्या होना मस्ट है? पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव होना मस्ट है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होना मस्ट है? पॉजिटिव। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 का किससे बड़ा होना मस्ट है? एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर से। एफ डैश कैसा फंक्शन है? अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी एफ डैश में थी वही इनइक्वालिटी नंबर्स में होगी, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 का किससे बड़ा होना मस्ट है? 6 माइनस एक्स स्क्वायर से। यानी यहां से आ जाएगा तो हमारे पास 3x स्क्वायर का किससे बड़ा होना मस्ट है? 12 आया। अब मुझे इसका और इसका क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। मैं डायरेक्ट लिख दूं? पक्का? 10 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर। ये क्या आएगा? 2 से बड़ा और -2 से छोटा और 0 से बड़ा, तो अल्टीमेटली क्या आया? 2 से बड़ा। तो x किससे बड़ा आ गया? 2 से। फिर बताऊं क्या आ गया? पक्का? कम टू द सेकंड केस, अगर x निगेटिव था, तो अगर x निगेटिव था तो जो इनइक्वालिटी ये निगेटिव हो गया तो इसका भी क्या होना मस्ट हो गया? नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश ऑफ 6 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होना मस्ट हो गया? नेगेटिव। दोबारा मत चालू हो जाना, जो इनइक्वालिटी एफ डैश में थी वही इनइक्वालिटी नंबर्स में होगी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मस्ट बी लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, आंसर x बिलोंग्स टू कहां तक? -2 से 0। ये पता है कैसे आया? अरे यही तो लिखा है, इससे ये आया तो इससे ये आएगा, ठीक। अब इन दोनों का यूनियन, दो केस लिखे हैं, यानी कि जी कहां तक इंक्रीज करेगा? फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहां तक? -2 से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। फिर बताऊं क्या आ गया? ये आ गया जी का। बहुत जी का डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? जी डिक्रीज कहां तक करेगा? R- ये नहीं दोबारा चालू हो गए,
अबे जब जी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट तो हो नहीं रहा है, तो इतने में अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कहां तक कर रहा है? तो सेकंड केस का आंसर आ गया, जी डिक्रीज करेगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से 2। प्योर सिमिलर, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, इवन शायद डाटा वाइज मुझे डाटा नहीं याद है कि ये सम सेम थे या डिफरेंट थे, बट कंसेप्ट बिल्कुल सेम उठाया था। ध्यान से सुनना, उसने भी एफ डबल डैश दिया था और उसने भी आपसे इस जी की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी थी। तो एफ डबल डैश से आपके दिमाग में 2 कीड़े आने चाहिए, ये ध्यान रख लेना बस। अब होमवर्क मैं कोई नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, बट आप मोनोटोसिटी में अब पहले एक्सरसाइज 1 में पहले 4 5 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, जहां जहां डेरिवेटिव है, 10 तक शायद कर लोगे, 10 12 तक। 2 क्वेश्चन ये होमवर्क में ले जाओ, करेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, अभी अपन 2 क्वेश्चन शायद और करेंगे, एक ग्राफ का क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चलो थैंक यू। क्या बच्चा? ये ले लो भाई।